हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। संधि को समझने से पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी संधि आपके वर्णों पर आश्रित है। इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए वर्णमाला को दर्शाया है, ताकि आपको पता चल सके कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तथा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है। चलिए अब हम संधि को डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो संधि का अर्थ समझेंगे हम। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। जब दो ध्वनियाँ निकट होती हैं तो वे एक नए रूप का जन्म लेती हैं। जैसे महाधन उत्सव, महोत्सव, विद्याधन आलय, विद्यालय। ठीक है, देखा आप लोगों ने उदाहरण में दो अलग अलग ध्वनियां हैं, पर ये दो ध्वनि मिलके एक नए रूप का जन्म दे रही हैं। चलिए अब हम संधि के भेद को समझते हैं, भेद या प्रकार। तो संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। चलिए सबसे पहले हम स्वर संधि को समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित को ध्यान से देखिए। पहले सूर्य धन उदय, क्या हुआ? सूर्योदय। औसत धन आलय, औषधालय। इन उदाहरणों में दो स्वरों के मेल से संधि हुई है और परिवर्तन भी हुआ है, अतः यह स्वर संधि है। ठीक है, तो स्वर में स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। चलिए अब हम पहले दीर्घ स्वर संधि को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, आ ई उ के साथ ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला दिया है सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी। तो इसमें क्या क्या हुआ है? छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा। अब है धर्म धन आत्मा, तो धर्मात्मा, तो छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। ठीक है, रवि धन इंद्र, रविंद्र, छोटी प्लस बड़ी इजिकल टू बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या धन आलय, विद्यालय, बड़ा प्लस बड़ा इजिकल टू बड़ा। पांचवा है रजनी धन ईश, रजनीश, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इजिकल टू बड़ी। नेक्स्ट है गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इजिकल टू बड़ा हो। मतलब इसमें आपको समझ में आएगा कि चाहे छोटा छोटा वर्ण मिले या छोटा बड़ा मिले, लेकिन बाद में उनका बड़ा ही दीर्घ वर्ण ही बनता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दूसरी है आपकी गुण स्वर संधि। तो इस संधि में अलग अलग नियम हैं आपके। तो पहला नियम क्या है? छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आने से ए हो जाता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्व धन इच्छा बराबर स्वेच्छा, तो आ प्लस ई इजिकल टू ए। दूसरा है सुर धन ईश बराबर सुरेश, आ धन बड़ी बराबर ए। तीसरा है आपका महाधन इंद्र इजिकल टू महेंद्र, तो बड़ा प्लस छोटी इजिकल टू ए। रमा धन ईश, मतलब इसका शब्द बना आपका रमेश, तो बड़ा प्लस बड़ी इजिकल टू ए। ठीक है, गुण स्वर संधि का दूसरा नियम है छोटा बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आने से दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पर धन उपकार, तो क्या हो गया? परोपकार, आ धन ऊ बराबर ओ। ठीक है, दूसरा है महाधन उदय, क्या हो गया इसका शब्द? महोदय, तो इसका जो आपका संधि हुई है बड़ा प्लस ऊ इजिकल टू ओ। तीसरा है आपका नियम, इसका गुण स्वर संधि का तीसरा नियम है ऋषि आने से अर हो जाता है। ठीक है, जैसे देव प्लस ऋषि इजिकल टू देव ऋषि, आ प्लस ऋषि इजिकल टू अर।
ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है महाधन ऋषि, इसका हो गया महर्षि, तो बड़ा प्लस ऋषि इज इक्वल टू अर, ठीक है। चलिए अब हम वृद्धि स्वर संधि को समझते हैं। तो इस संधि के भी कुछ नियम हैं, ठीक है। तो पहला नियम इसका, छोटा बड़ा आ के बाद ए आई आने पर आई हो जाता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इससे पहला है एक धन एक इज इक्वल टू क्या हो गया, एक एक, तो इसका क्या हुआ है संधि, छोटा प्लस ए इज इक्वल टू आई। दूसरा उदाहरण है सदा धन एव बराबर सदैव, तो इसमें ये बड़ा प्लस ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। आया समझ में। वृद्धि स्वर संधि का दूसरा नियम है छोटा बड़ा के बाद ओ औ आने से औ हो जाता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है वन प्लस औषधि, क्या हो गया इसका शब्द, वनौषधि, तो इसमें हुआ है छोटा प्लस ओ इज इक्वल टू औ, ठीक है। उसके बाद है महाधन औषधि महौषधि, तो इसका हुआ है संधि जो हुई है बड़ा प्लस ओ इज इक्वल टू औ, ठीक है ना। चलिए अब हम यण स्वर संधि को समझते हैं। तो इस संधि के भी कुछ नियम हैं। तो पहला नियम इसका, छोटी ई बड़ी ई के बाद विजातीय स्वर आ जाने से या हो जाता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है यदि धन अपि इज इक्वल टू यद्यपि, ठीक है। तो इसमें आपकी जो संधि हुई है छोटी प्लस छोटा इज इक्वल टू या। दूसरा है आपका उदाहरण देवी प्लस अर्पण इज इक्वल टू देव्यार्पण, तो इसमें जो आपकी संधि हुई है बड़ी ई प्लस छोटा इज इक्वल टू या, ठीक है। यण स्वर संधि का दूसरा नियम है छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद विजातीय स्वर आ जाने से वाह हो जाता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका सु प्लस आगत इज इक्वल टू स्वागत, तो जो आपकी संधि हुई है छोटा ऊ प्लस बड़ा इज इक्वल टू वाह। दूसरा एग्जाम्पल है वधु प्लस आगमन इज इक्वल टू वध्वागमन, ठीक है। तो इसमें जो आपकी संधि हुई है बड़ा ऊ प्लस बड़ा इज इक्वल टू वाह। यण स्वर संधि का तीसरा नियम है री ऋषि के बाद विजातीय स्वर, विजातीय स्वर मतलब कोई डिफरेंट स्वर, ठीक है, आ जाने से रा हो जाता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दिया है पितृ धन आलय इज इक्वल टू इत्रालय, तो इसमें जो संधि हुई है आपकी री ऋषि का प्लस बड़ा इज इक्वल टू रा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है पितृ धन उपदेश पितृोपदेश, ठीक है। तो इसमें जो आपकी संधि हुई है री ऋषि का प्लस उ इज इक्वल टू रू, ठीक है। तीसरा आपका एग्जाम्पल है मातृ धन इच्छा इज इक्वल टू मातृ इच्छा, तो इसमें जो संधि हुई है री ऋषि का प्लस छोटी इज इक्वल टू री। चलिए आयादी स्वर संधि को समझते हैं। तो इस संधि के भी कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम इसका ए के बाद असमान स्वर आ जाने से अय हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ने धन अन इज इक्वल टू नयन, तो आपकी जो संधि हुई है ए प्लस छोटा इज इक्वल टू अय। इसका दूसरा नियम है आई के बाद असमान स्वर आ जाने से आय हो जाता है, तो इसका आपका उदाहरण है ने प्लस अक इज इक्वल टू नायक, तो आपकी जो संधि हुई है आई प्लस छोटा इज इक्वल टू आय। आयादी स्वर संधि का तीसरा नियम है ओ के बाद असमान स्वर आ जाने से अब हो जाता है। जैसे देखिए दिया है पो धन अन बराबर पवन, तो इसमें जो संधि हुई है ओ प्लस आ इज इक्वल टू अब। आयादी स्वर संधि का चौथा नियम है औ के बाद असमान स्वर आ जाने से आब हो जाता है। देखिए पो धन अन बराबर पावन, तो इसमें जो संधि हुई है औ प्लस आ इज इक्वल टू आब। चलिए अब हम सेकंड नंबर की संधि व्यंजन संधि को समझते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही आगे वर्णमाला बताई है इसमें कि स्वर क्या होती है व्यंजन क्या होती है। अभी हमने जो स्वर संधि समझी है तो उसमें स्वर और स्वर के बीच में संधि हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब हम जो व्यंजन संधि समझेंगे तो उसमें क्या होगा, व्यंजन व्यंजन का भी संधि होगी और स्वर और व्यंजन मिलके भी संधि होती है,
ठीक है ना। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मैं आपको पहले ही समझाई, जैसे स्वर संधि में क्या था, स्वर और स्वर के साथ ही संधि हो रही थी, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन व्यंजन की भी संधि होती है और स्वर और व्यंजन मिलके भी संधि होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है दिक प्लस गज इज इक्वल टू दिग्गज, ठीक है। दूसरा है अभि प्लस शेर इज इक्वल टू अभिषेक। व्यंजन संधि के भी कुछ भेद या नियम हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला नियम है, जब का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा या, रा, बा, हा में से कोई वर्ण आए तो का गा, चा का जा, टा का डा, ता का दा और पा का वाह हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इन्हें हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण है दिक प्लस अंबर इज इक्वल टू दिगंबर, ठीक है। तो इसका आपका जो संधि हुई है का प्लस आ इज इक्वल टू गा। दूसरा एग्जाम्पल है जगत प्लस ईश इज इक्वल टू जगदीश। तो जो आपकी संधि हुई है ता प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू दी। तीसरा एग्जाम्पल है वाक प्लस ईश इज इक्वल टू बागीश। तो जो आपकी संधि हुई है का प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू गी, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है उत धन घाटन इज इक्वल टू उद्घाटन। तो जो आपकी संधि हुई है ता प्लस घा इज इक्वल टू दा। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, जब का, चा, ता, ता, पा के बाद माँ अथवा ना हो तो का इंगा, चा का इया, टा का णा, ता का ना हलंत और पा का मा हलंत हो जाता है। चलिए अब हम इन्हें उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला शब्द है वाक धन मय इजिकल टू वांगमय। तो इसकी आपकी जो संधि हुई है का प्लस मा इजिकल टू इंगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है जगत धन नाथ इजिकल टू जगन्नाथ। तो जो आपकी संधि हुई है ता प्लस ना इजिकल टू ना हलंत, ठीक है। आपका तीसरा एग्जाम्पल है चित्त धन मय इजिकल टू चिन्मय। तो आपकी जो संधि हुई है ता प्लस मा इजिकल टू ना हलंत, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है सट धन मास इजिकल टू सड मास। तो जो आपकी संधि हुई है ता प्लस मा इजिकल टू ड़ा हलंत। तीसरा नियम है, जब ता हलन के बाद चा अथवा छा हो तो ता हलन का इया हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है उत धन चारण। तो क्या होगा इसका शब्द उच्चारण, ठीक है। तो ता हलंत प्लस चा इजिकल टू आधा चा पूरा चा, ठीक है। सेकेंड है उत धन छिन्न उच्छिन्न, ठीक है। तो इसका होगा ता प्लस छा इजिकल टू आधा चा और छा। चौथा नियम है, जब ता हलंत के पश्चात जा हो तो ता का जा हलंत हो जाता है, ठीक है। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। जैसे दिया सत धन जन बराबर सज्जन, ठीक है। दूसरा है उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, ठीक है। पांचवा नियम है, जब ता हलन के पश्चात टा अथवा डा हो तो ता हलंत का ता हलंत हो जाता है, ठीक है। जैसे तत् धन टीका इजिकल टू तट्टीका। दूसरा है बृहत धन टीका बराबर बृहत टीका, ठीक है। छठवां नियम है, जब ता हलंत के पश्चात डा अथवा ढा हो तो ता हलंत का डा हलंत हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए उत धन डयन बराबर उड्डयन, ठीक है। सातवां नियम है, जब ता हलंत के पश्चात ला हो तो ता हलंत का ला हलंत हो जाता है, ठीक है। आप हलंत का मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना, जहाँ भी हलंत आ रहा है किसी वर्ण के नीचे मतलब वो वर्ण आधा काउंट होगा, ठीक है ना। तो इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे उत धन लेख बराबर उल्लेख। दूसरा है तत् धन लीन बराबर तल्लीन। आठवां नियम है, जब ता हलंत के बाद शा हो तो ता हलंत का चा और शा का छा हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण है सत धन शास्त्र
इसका होगा शब्द सच्चास्त्र। ठीक है। 9वां नियम है, जब ता हलंत के बाद हा हो तो ता हलंत का दा हलंत और हा का धा हो जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है उत्धन हार बराबर उद्धार। ठीक है। 10वां नियम है, यदि माँ हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ हलंत का इस वर्ग का 5वां वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। आजकल अशुद्धि से बचने के लिए पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का ही प्रचलन है। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे दिया समधन कल्प, तो क्या हो गया इसका शब्द संकल्प। देख रहे हैं ना आप, इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। दूसरा है समधन चयन, तो इसका क्या होगा संचय। ठीक है। तीसरा है समधन तोष, इसका शब्द बना संतोष। चौथा है समधन पूर्ण, इसका शब्द बना है संपूर्ण। तो इन सभी में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। 11वां नियम है, जब माँ हलंत के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ हलंत का सदा अनुस्वारी होता है। देखिए जो मैंने आपको आगे वर्णमाला दी है उसमें मैंने आपको सारे व्यंजन लिखे, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त सब व्यंजन बताए हैं, तो आप देख के इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। पहला दिया है समधन यम, शब्द क्या बना संयम, इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। दूसरा है समधनहार संहार। तीसरा है समधन लग्न संलग्न। 12वां नियम है, जब ऋषि रा सा षटकोण के बाद ना हो तो ना का ड़ा हो जाता है, परंतु बाद में चा वर्ग ता वर्ग ता वर्ग शा शक्कर का और सा सरोते का आ जाए तो ना का ड़ा नहीं होता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे लिखा है ऋषि का प्लस ना इजिकल टू क्या हो गया ऋण, ना का ड़ा हो गया। ऐसे लिखा भूष धन ना इजिकल टू भूषण। ठीक है। इसमें ना परिवर्तित हो गया है, लेकिन दुर्जन, पर्यटन, दर्शन, रसना, अर्जुन, अर्चना, रतन आदि शब्दों में चा वर्ग ता वर्ग शा शक्कर का और सा सरुते के कारण ना अपरिवर्तित रहता है। 13वां नियम है, जब स्वर के बाद छा वर्ण हो तो वह आधा चा और छा हो जाता है। ठीक है। जैसे आ प्लस छा इजिकल टू अच्छा। दूसरा है अनु प्लस छेद अनुच्छेद। ठीक है। तो इसमें आपकी पहले वाले में संधि हुई है आ प्लस छा और दूसरे में हुई है उ प्लस छा। ठीक है। 14वां नियम है, जब सा सरोते से पूर्व छोटा बड़ा के अलावा कोई स्वर हो तो सा सरोते का सा षटकोण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, पहला है आपका बी धन सम और इसका क्या होगा शब्द विषम। दूसरा है सुधन सुप्ति, इसका शब्द होगा सुसुप्ति। ठीक है। 15वां नियम है, यदि रा से परे यदि रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है तथा लुप्त रा के पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है। देखिए इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे दिया निर्धन रोग, तो इसका क्या हो जाएगा शब्द निरोग। दूसरा है निर्धन रस, इसका शब्द होगा नीरस। चलिए हम तीसरी संधि विसर्ग संधि को समझते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। देखिए आपने स्वर संधि में क्या पढ़ा था, स्वर का स्वर के साथ मेल, है ना, और व्यंजन संधि में क्या था, व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वर का मेल। अब इसमें क्या बता रहे हैं, विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य भेद या नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, जब विसर्ग से पहले और बाद में दोनों ओर छोटा आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है। इसको अपन उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे पहला है मनः धन अनुकूल, तो क्या हो गया इसका शब्द मनो अनुकूल। ठीक है। दूसरा है यशः धन अभिलाषा, तो इसका क्या हो गया यशोभिलाषा। ठीक है। दूसरा नियम है, जब विसर्ग से पूर्व छोटा और बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तथा या रा ला बा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला है मनः धन रथ, क्या हो गया इसका मनोरथ। दूसरा है
रजह धन गुण, क्या हो गया? रजोगुण। तीसरा है तमह धन गुण, क्या हो गया इसका शब्द? तमोगुण। और चौथा है पया धन धर इजिकल टू पयोधर। तीसरा नियम है जब विसर्ग से पूर्व छोटा बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या ला बा हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। चलिए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला है दुह प्लस उपयोग, क्या हो गया? दुरुपयोग। दूसरा है दुह प्लस लभ, क्या हो गया? दुर्लभ। तीसरा है नी प्लस जन, क्या हो गया शब्द? निर्जन। चौथा है नी प्लस नय, निर्णय। और पांचवा है नी प्लस आश्रित, निराश्रित। ठीक है। चौथा नियम है जब विसर्ग के बाद चा, छा, शा हलंत हो तो विसर्ग का सा तथा ता या सा हो तो विसर्ग का सा हलंत हो जाता है। ठीक है। इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। नी प्लस छल, क्या हो गया? निश्चल। दूसरा है दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। तीसरा है नमः धन ते, नमस्ते। और चौथा है दुह प्लस साहस, दुस्साहस। पांचवा नियम है जब विसर्ग के पूर्व छोटी अथवा छोटा ऊ रहने पर और उनके आगे का, खा, टा, ठा, पा, फा आने पर विसर्ग का शा हलंत हो जाता है। ठीक है। चलिए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला शब्द है आपका नी धन कपट, शब्द क्या बन गया? निष्कपट। दूसरा है नी धन पाप, निष्पाप। तीसरा है नी धन फल, निष्फल। और चौथा है धनु धन टंकार, धनुष टंकार। ठीक है। छठवां नियम है जब विसर्ग के बाद शा शक्कर का, सा सरोते का हो तो विसर्ग का भी क्रमशः शा हलंत और सा हलंत हो जाता है। ठीक है। जैसे दुह प्लस शासन, दुशासन। दूसरा है निह प्लस संदेह, निसंदेह। ठीक है। सातवां नियम है जब विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और रा के पूर्व का ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण है निह प्लस रोगी, निरोगी। दूसरा है निह प्लस रस, नीरस। ठीक है। आठवां नियम है जब विसर्ग से पूर्व छोटा और बाद में छोटा बड़ा के अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा फिर उन अक्षरों में स्वर संधि नहीं होती है। उदाहरण के द्वारा देखिए अतः धन एव, क्या हो गया शब्द? अतएव। दूसरा है ततः धन एव, ततएव। ठीक है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको संधि का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।